Hello everyone. In this video lecture we will study about the Cholas. Chola dynasty is one of the most important dynasty of South India. Chola dynasty is the longest ruling dynasty in the world. It ruled from about 3rd century to 13th century AD. Their empire covered parts of South India, Indonesia, Malaysia, Philippines and Maldives. So before starting with the Cholas, let's know something about the Sangam period and how they were related to Sangam age. साउथ इंडिया में 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक के टाइम पीरियड को संगम एज या संगम पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब साउथ इंडिया में हम देखेंगे संगम एज के ड्यूरिंग साउथ इंडिया में 3 मेन डायनेस्टीज रूल कर रही थी, जो कि थे चेरास, चोलास और पांड्यास। और इन तीनों किंगडम्स के बारे में हमें जो भी रेफरेंस मिलता है वो संगम पीरियड के लिटरेरी सोर्सेज से मिलता है। तो चोलास ने रूल किया 300 सीई से लेके 1300 सेंचुरी तक। ये तमिल की या साउथ इंडिया की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी और इसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी माना जाता है हिस्ट्री में। इसका अर्लीस्ट रेफरेंस हमें मिलता है अशोकन इंस्क्रिप्शन से और इन्होंने रूल किया था 13th सेंचुरी एडी तक। अब इनका बेस कावेरी रिवर की फर्टाइल वैली में था। 9th सेंचुरी से लेके अर्ली 13th सेंचुरी तक इनका रूल पीक पे था और इन्होंने एक लार्जर एरिया पे रूल किया। और इनकी ओल्डेस्ट कैपिटल थी उरयूर, जिसको अभी तिरुचिरापल्ली के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके ओरिजिन की। तो संगम एज के जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि ये कावेरी रीजन में पल्लवास के सबॉर्डिनेट थे, मतलब पल्लवास के अंडर काम कर रहे थे ये। इसके बाद इनकी रिसर्जेंस स्टार्ट होती है अंडर द फेमस किंग ऑफ चोला डायनेस्टी, दैट वाज विजयलया, हु रूल्ड फ्रॉम 850 टू 871 सीई। 850 में विजयलया फाउंडेशन करते हैं एक न्यू डायनेस्टी की, जिसको इम्पीरियल चोलास कहा जाता है इन द सिटी ऑफ तंजावुर। इसके बाद इनकी जो एंसेस्ट्री है वो हम ट्रेस करते हैं फ्रॉम द ग्रेट किंग करिकन, या जिसको करिकल भी बोला जाता था। चोला किंगडम की हिस्ट्री को हम 4 मेन पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन वर अर्ली चोलास, देन इंट्रेंगनम बिटवीन द फॉल ऑफ संगम चोलास एंड राइज ऑफ इम्पीरियल चोलास, then the third one were called imperial cholas, and the fourth one were later cholas who ruled from 1170 to 1279 AD। अब अर्ली चोलास के मेन किंग थे करिकल चोला, इनको ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है अर्ली चोलास की हिस्ट्री में। उसके बाद इन ट्रेंगनम मतलब एक पॉज का पीरियड आता है बिफोर बिटवीन द फॉल ऑफ संगम चोलास एंड राइज ऑफ इम्पीरियल चोलास। उसके बाद थर्ड वाले थे इम्पीरियल चोलास। इम्पीरियल चोला डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करी थी विजयालया ने। उसके बाद आते हैं लेटर चोलास, जिनके मेन रूलर थे कुलतुंगा। अब हम जान लेते हैं इम्पीरियल चोलास के बारे में। इसमें हम मेन चोला रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, या उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हिस्ट्री में उसके बारे में पढ़ेंगे। So the first main ruler of Chola dynasty was Vijayalaya, who ruled from 850 to 871 CE। ये फाउंडर थे और फर्स्ट किंग थे तांजोर की इम्पीरियल चोला डायनेस्टी के। इन्होंने उरयूर में अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद ये तांजोर को कैप्चर कर लेते हैं, जो कि मुतैयर चीफटेन्स के अंडर था, जो कि अलाइज या साथी थे पांड्यास के। और फिर इसके बाद इन्होंने अपने किंगडम को लोअर कावेरी रिवर तक एक्सटेंड किया। अब विजयलया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि विजयलया ने ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करी थी पल्लवास की, और ये अपना रूल शुरू करते हैं 850 एडी में। अब विजयलया ने कुछ फेमस टेम्पल्स भी बनाए, उसमें मेन टेम्पल था निशुंभ शुद्धिनी टेम्पल। विजयलया के बाद आते हैं आदित्यवन, जो कि सन थे विजयलया के, और इन्होंने रूल किया था 871 एडी से लेके 907 एडी तक। इन्होंने पल्लवा किंग अपराजिता को हराया और उसके बाद इन्होंने कॉन्गो रूलर परांतका विजयरण्य को भी हराया। पल्लवा किंग अपराजिता वर्मन को डीपोज करने के बाद 890 एडी में इन्होंने तोंडाई मंडलम को अपने कंट्रोल के अंडर लाया। इसके बाद इन्होंने कॉन्गो देश और तलकड़ को भी कॉन्कर किया और बाद में कैप्चर कर लिया। ये लॉर्ड शिवा की डिवोटी थे और इन्होंने बहुत सारे शिवा टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए। इसके बाद आते हैं परांतका वन। ये आदित्य वन के सन थे और इन्होंने 905 से लेके 955 एडी तक रूल किया। इनके टाइम पीरियड पे चोलास की पावर पीक पे पहुंच गई। इन्होंने वादुम्बस को हराया। इसके बाद पल्लवास के जितने भी ट्रेसिस थे उन सबको इन्होंने स्वेप्ट अवे किया, लेकिन बाद में हम देखेंगे राष्ट्रकूटाज ने इनको हरा दिया।
परांतका वन के बाद आते हैं परांतका टू, या जिनको सुंदर चोला भी कहा जाता है। इनका कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा चोला डायनेस्टी में। इनफैक्ट जितनी भी टेरिटरीज थी चोला डायनेस्टी की वो सब श्रिंक हो जाती हैं ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। इसके बाद आते हैं उत्तम चोला। उत्तम चोला को मधुरांतका उत्तम चोला भी कहा जाता है। इनका भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा चोलास की हिस्ट्री में। देन वी हैव राजराज चोला वन। राजराज चोला वन ने 985 से लेके 1014 एडी तक रूल किया और इनको चोला एम्पायर का ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है। अब ये जो राजराज चोला हैं, नॉर्थ में चालुक्यास के साथ और साउथ में पांड्यास के साथ राजराज चोला की बहुत सारी बैटल्स होती हैं। इसके बाद वेंगी को कॉन्क्वायर करने के बाद ये एक न्यू डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं जिसको चालुक्यन चोला डायनेस्टी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका को भी इन्वेड किया था। इसके बाद आते हैं राजेंद्र फर्स्ट, जो रूल करते हैं 1014 एडी टू 1044 एडी। इनको राजेंद्र द ग्रेट भी कहा जाता है और इनको गंगाई कोंडा चोला भी कहा जाता है, विच मीन्स द ब्रिंगर ऑफ द गंगेज। इनके अंडर चोला एम्पायर में मॉडर्न डे का साउथ इंडिया नॉर्थन लिमिट थी जिसकी रिवर कृष्णा तक ये वाले एरियाज़ आते हैं। इसके अलावा इसमें श्रीलंका आता था, लैक्दीव्स और मालदीव्स के एरिया बेस में आते थे। इसके बाद है राजाधिराज वन, जो कि रूल करते हैं 1044 एडी टू 1052 एडी। ये राजेंद्र फर्स्ट के सन थे। इन्होंने खुद को वॉरफेयर में भी डिस्टिंग्विश किया। इन्होंने पांड्या और केरला किंग्स को हराया, जो कि लंका किंग्स का साथ दे रहे थे उस टाइम पे, जिसको उस टाइम पे सिलोन बोला जाता था। इसके अलावा ये सोमेश्वर जो कि एक चालुक्यन मोनैक थे, उनके अगेंस्ट भी इनकी एक फ़ाइट होती है। ये इसके बाद मई 1052 एडी में एक फेमस बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ कोपम कहा जाता है। तो उस बैटल में राजाधिराज की कोपम की बैटल में राजाधिराज की डेथ हो गई थी। उसके बाद आते हैं राजेंद्र टू। ये रूल करते हैं 1054 एडी से लेके 1063 एडी तक। इनको बैटल ऑफ कोपम की वजह से ही ज़्यादा हिस्ट्री में याद रखा जाता है। इन्होंने चालुक्यन किंग सोमेश्वर वन को हरा दिया था उस बैटल में। इसके अलावा इन्होंने चोला एम्पायर को वेल मेंटेन रखा और इनके टाइम पीरियड पे हम देखेंगे कि कोई भी चोला एम्पायर की कोई भी टेरिटरी इन्होंने लूज़ नहीं की। देन वी हैव वीर राजेंद्र। इन्होंने बहुत सारे चालुक्यन किंग्स के इन्वेजन को रिपेल किया और वेंगी को फिर से रिक्लेम किया। इसके बाद आते हैं आथी राजेंद्र। इन्होंने सिर्फ कुछ ही मंथ्स तक रूल किया और ये चोला डायनेस्टी के फाइनल क्लैन थे। देन वी हैव कुलोतुंगा वन। ही रूल्ड फ्रॉम 1070 एडी टू 1122 एडी। इनको ग्रेट चोला किंग बोला जाता है और ये एक लेटर चोला के किंग्स के अंडर आते हैं। इनके नाम का लिटरल मीनिंग है एग्जाल्टर ऑफ हिज रेस, मतलब अपनी रेस को ऊपर ऊपर उठाने वाला या उसको प्रमोट करने वाला। तो इन्होंने कुछ लैंड सर्वेस भी कंडक्ट कराए। इनके एक कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था जयम कोंडर। उन्होंने जयम कोंडर ने इनकी मिलिट्री विक्ट्रीज़ को कमेमोरेट करने के लिए एक पोएम लिखी जिसको कलिंगत्तु पारिनी कहा गया। इन्होंने बहुत सारी लैंड ग्रांट्स इशू की शूद्रा कम्युनिटी को और रॉयल ऑफिसर्स को, जिससे हमें इनके लिबरल एटीट्यूड के बारे में पता चलता है। इसके अलावा इन्होंने मलेशिया की श्रीविजया प्रोविंस खेड़ा में भी अपना रूल इस्टेब्लिश किया। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास। तो चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता चलता है उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन से। चोलास की कैपिटल थी तंजौर और इनके एडमिनिस्ट्रेशन को मेन 3 यूनिट्स में डिवाइड करा गया था। द फर्स्ट वन वाज सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेकंड वाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन वाज लोकल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो इसमें किंग ही सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करता था, यही इंचार्ज हुआ करता था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का। और उस टाइम पे जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी हुआ करती थी, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इनका स्टेट एम्बलम था टाइगर। और इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया था किंग को एड और एडवाइस देने के लिए। अगर ऑफिशियल्स की बात की जाए तो 2 तरह के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, सिरुनतरम एंड पेरुनतरम। ये जो सिरुनतरम थे ये लोअर लेवल ऑफिशियल्स हुआ करते थे और पेरुनतरम हायर लेवल के ऑफिशियल्स हुआ करते थे। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू था, जो कि 1/6 हुआ करता था टोटल प्रोड्यूस का। इसके अलावा फॉरेस्ट, माइनिंग और इरिगेशन वगैरह पे भी कुछ टैक्सेस लगाए जाते थे। अगर इनकी आर्मी और नेवी की बात की जाए तो चोलास की एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी और नेवी भी थी। नाउ सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ चोलास। तो इनकी एग्रेरियन सोसाइटी थी। एग्रेरियन सोसाइटी इज़ दैट टाइप ऑफ सोसाइटी दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो उस टाइम पे अच्छा खासा एग्रीकल्चर चल रहा था चोलास के टाइम पे।
अगर लैंड ग्रांट्स की बात की जाए तो दो मेन तरह की लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। एक हुआ करती थी देवदान एंड एक हुआ करती थी ब्रह्मदेय। तो देवदान वो लैंड हुआ करती थी जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, टेम्पल्स के लिए ही दी जाती थी। इसके बाद ब्रह्मदया, तो ब्रह्मदया वो लैंड हुआ करती थी जो ब्राह्मण्स को दान दी जाती थी। अब देवदान और ब्रह्मदया की जो लैंड है ये टैक्स फ्री रहेगी, इसके लिए कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। देन सोसाइटी, तो सोसाइटी को डिफरेंट लेयर्स में या डिफरेंट स्ट्रेटास में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले लैंडलॉर्ड्स आएंगे, तो लैंडलॉर्ड्स जो हैं ये मेलवरम रखते थे अपने पास। मेलवरम मतलब मेजोरिटी ऑफ हार्वेस्ट, जितनी भी आपकी फसल या कुछ भी अनाज वगैरह जो भी होगा, तो उसका जो मेजर पार्ट होगा, मेजोरिटी जो उसकी होगी, वो लैंडलॉर्ड्स के पास ही रहेगी। आफ्टर लैंडलॉर्ड्स देर वर उलुकुड़ी, ये दे गॉट कीजवरम, मतलब इनको लोअर शेयर दिया जाता था। देन वी हैव स्लेव्स एंड लेबरर्स हु वर कॉल्ड अड़ीमैगल एंड पनीसे मक्कक रिस्पेक्टिवली। ये सोशल हायरार्की के बॉटम पे रहा करते थे, यानी कि सोसाइटी को जितने भी स्ट्रेटास में डिवाइड किया गया था उसमें से जो भी लोअर मोस्ट स्ट्रेटा होगा उसमें स्लेव्स और लेबरर्स को रखा जाएगा। अब इनके चोलास के रिलीजन की बात की जाए तो इस टाइम पे शैविज़्म और वैष्णविज़्म दोनों फ्लरिश कर रहे थे। इसके अलावा अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की जाए तो चोलास का एक अच्छा खासा ट्रेड कॉन्टैक्ट चल रहा था चाइना, सुमात्रा, जावा और अरेबिया के साथ। अपनी कैवेलरी यानी कि हॉर्सेस की जो भी आर्मी होती है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए चोलास ने अरेबियन हॉर्सेस को भी इंपोर्ट किया अपनी कंट्री में लार्ज नंबर में। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो चोलास द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मास्टर्स थे। इन्होंने बहुत सारे मैग्निफिशेंट, ह्यूज और ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए। अब चोला एम्पायर में विमान, जो कि टेम्पल आर्किटेक्चर का एक पार्ट है, ये मेन अट्रैक्शन हुआ करता था। राजराज वन जो कि फेमस किंग थे चोला डायनेस्टी के, इन्होंने तांजोर में एक बड़ा सा टेम्पल बनवाया। राजेंद्र चोला ने भी एक शिवा टेम्पल बनाया गंगाई कोंडा चोलापुरम में, जो कि इनकी न्यू कैपिटल थी। इसके अलावा चोला पीरियड में ब्रोंज़ बहुत फेमस था पूरे वर्ल्ड में, तो इन्होंने नटराज के ब्रोंज़ स्टैचूज़ बनाए और डांसिंग शिवा के भी बहुत सारे स्टैचूज़ इन्होंने बनवाए। इसके बाद इन्होंने इनके नाथमलाई और तंजौर के टेम्पल की अगर वॉल्स को देखा जाए तो इन टेम्पल्स की वॉल्स पे ब्यूटीफुल चोला पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। नाउ एजुकेशन एंड लिटरेचर ऑफ चोलास, चोलास के टाइम पीरियड पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। कुछ कॉलेजेस का रेफरेंस हमें मिलता है इन्नेयरम, तिरुमुकदल और तिरुभुवनाई की इंस्क्रिप्शंस में। इसके अलावा तामिल लिटरेचर अपनी पीक पे पहुंचता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चोलास। कुछ फेमस राइटर्स ने कुछ फेमस बुक्स लिखी, फॉर एग्जांपल तिरुकथेवर कुंडलकेशी, इन्होंने शिवाक चिंतामणि नाम की एक बुक लिखी। देन वी हैव कंबन, इन्होंने रामायण लिखी। द थर्ड वन वाज सेकिलार, इन्होंने पेरी पुराणम या तिरुतोंड पुराणम बुक लिखी। द फोर्थ वन वाज जयम कोंडार, इन्होंने कलिंगत्तु पारेनी नाम की बुक लिखी जिसमें इन्होंने किंग कुलतुंगा की कालिंग वार का रेफरेंस दिया है। आफ्टर दैट वी हैव ओट्टाकुत्तर, इन्होंने मूवरुला बुक लिखी। देन वी हैव पुगलेंदी, इन्होंने नालवेम्बा नाम की बुक लिखी। इसके अलावा तमिल ग्रामर पे भी कुछ वर्क्स लिखे गए, फॉर एग्जांपल कल्लडम बुक लिखी थी कालेंदर ने। इसके बाद ये परंगलम बुक लिखी अमृत सागर ने। नन्नल बुक लिखी पावनंदी ने और वीर सोल्यम बुक लिखी बुद्धमित्रा ने। नाउ डिक्लाइन ऑफ चोलास, तो 12th सेंचुरी तक आते आते लोकल चीफ्स की प्रोमिनेंस इंक्रीज़ होने शुरू हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे पांडियन इन्वेजन्स भी होते हैं चोला एम्पायर में, जिसकी वजह से चोला एम्पायर बहुत हद तक वीक हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे फाइनली 1297 एडी में एक पांडियन किंग जिनका नाम था मारवर्मन कुलशेखर पांडियन, ये अटैक करते हैं लास्ट चोला किंग राजेंद्र चोला थर्ड पे और फिर उनको डिफीट करके ये पांडियन रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। नाउ डिक्लाइन ऑफ चोलास, तो